हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर, जिसका कि नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और अगर आपका बेस कमज़ोर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग आज इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग एकदम बेसिक बातें कर रहे होंगे इस चैप्टर में ओवरऑल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में। ये जो ब्रांच है वो साइंस का है। ठीक है, तो इसमें हम ये बेसिकली देखते हैं कि जो मैटर्स है वो किससे मिलके बना है। ठीक है, मैटर्स जो बना है वो किस चीज़ से बना है, नेचर क्या होता है किसी भी मैटर का, ठीक है, किसी भी उसका प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके इस स्ट्रीम में, कह लीजिए इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि आज हमारा जो दवाई है या फिर घर का अचार है, पापड़ है, कितने सारी चीज़ें केमिस्ट्री, चाहे वो हमारा एटम बम है, चाहे वो विपन्स है, हथियार हो, जितने भी आप देख रहे हैं विस्फोटक जो सामान बन रहे हैं या तरह तरह की जो केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत बेसिक बात हो गया, थोड़ा सा करना ऐसा होता है शुरू में, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जो मेरे हिसाब से मुझको लग रहा है आपको पता होना चाहिए, वो एक वर्ड है एटम्स और दूसरा है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हिंदी में एटम्स को बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में बोलेंगे अणु। ठीक है, अणु बोलते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसा पढ़ता है ना, कि कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, ऐसा पढ़ते हैं। सबसे छोटी जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट इंसान के बॉडी में, वो वो सेल है। तो उसी प्रकार से इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत सारे वो जो बने हैं छोटे छोटे कणों से मिल के बने हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। लेकिन सबसे पहले जो इनके बारे में परिभाषा दिया गया था वो दिया गया था महर्षि कनाड के द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि परमाणु को उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा बहुत आगे चलकर कि वो उसको हम लोग पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है कुछ और साइंटिस्ट हुए, ठीक है, जो यूरोपियन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी इस बात से एग्री किया। जैसे डेमोक्रेटस का आप नाम पढ़े होंगे बुक में, तो उन लोगों ने भी फिर उसको एटम नाम दिया, परमाणु को उन्होंने एटम नाम दिया। ठीक है, तो एटम्स होता क्या है बेसिकली, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, चाहे तो लिख भी सकते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम जो कण है वो एटम कहते हैं। ठीक है, जो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारा एटम होता है। ठीक है, तो एटम से मिलके बनता है। देखिए, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल बनता है। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग इसके आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज मेरा जो मोटो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है। जैसे आज हम सीखेंगे कि कोई भी जो कंपाउंड का नाम रखा जाता है, ठीक है, वो कैसे हम लोग किसी कंपाउंड का नाम रखते हैं। आप फार्मूला देख के कैसे उसका नाम बता सकते हैं या नाम देख के कैसे फार्मूला बता पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपसे कह दूं मेरे पास, हम लोग सीख रहे हैं, टॉपिक लगाइए, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स का नामकरण करना हम लोग सीखेंगे अभी। आइए नामकरण सीखते हैं। तो इसमें 3-4 केस होता है।
ठीक है ना। इसमें 3-4 केस है। क्या केस है? वन मेटल एंड अ नॉन मेटल, मतलब कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएगा तो उसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे। तो देखिए, जब भी कभी ऐसा हो ना कि एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है तो पहले आप मेटल का नाम लिख दीजिए। क्या करेंगे? मेटल का हम लोग नाम लिख देंगे, प्लस नॉन मेटल के नाम के साथ में हम लोग सफिक्स जोड़ देंगे। यहाँ पे जो हम नॉन मेटल का नाम लिख रहे हैं उसके साथ में सफिक्स में जोड़ देना है हम लोगों को आइड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सफिक्स में जोड़ देंगे आइड। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन। कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन, आप देखेंगे तो ये है मेटल और ये हमारा नॉन मेटल। जब ये आपस में संयोग करेगा तो जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या रखेंगे? हम बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रोजन लिखेंगे, लेकिन सफिक्स में आइड जोड़ देंगे तो बन जाएगा नाइट्राइड। तो कैल्शियम नाइट्राइड हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, Ca प्लस N2, तो क्या बन गया? Ca2N, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं कंपाउंड का। ये पहला केस था। दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमको कहना पड़ेगा टू नॉन मेटल्स। ठीक है, टू नॉन मेटल्स। दूसरा केस में क्या हो सकता है कि दोनों मेरा नॉन मेटल हो जाए। तो चलिए लिख लेते हैं, टू नॉन मेटल्स। दोनों नॉन मेटल हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, जब दोनों नॉन मेटल हो जाता है ना तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब हम लोग जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ फास्फोरस प्लस क्लोरीन, फास्फोरस प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? तो जैसे अगर फार्मूला की बात करें, अगर हम बोलें PCl3 तो इसका नाम क्या होगा? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। ठीक है, अगर 4 हो जाए यहाँ पे PCl4 तो हम बोलेंगे फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये हम लोग इस तरह से नेमिंग करेंगे अगर दोनों नॉन मेटल हो जाता है तब। अब एक केस नेक्स्ट हमारा ये आता है, अगला केस हमारा ये आता है कि टू एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन, मतलब 2 एलिमेंट होंगे और ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे क्या होता है? 2 एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन NaClO। तो यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको देखना है कि ऑक्सीजन अगर 2 से कम है, या ऑक्सीजन अगर 2 है, या ऑक्सीजन अगर 3 है, या ऑक्सीजन अगर 3 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? अगर ऑक्सीजन 2 से कम है तो हम लोग प्रीफिक्स में जोड़ देंगे हाइपो। प्रीफिक्स में जोड़ देंगे हाइपो। अगर ऑक्सीजन 2 है तो हम लोग जोड़ देंगे सफिक्स में आइट। ठीक है, सफिक्स में जोड़ देंगे आइट, और ये है हमारा प्रीफिक्स के लिए। प्रीफिक्स में हाइपो जोड़ देंगे। अगर ऑक्सीजन 3 हो जाए तो हम लोग 8 जोड़ देंगे। प्रीफिक्स में सफिक्स में 8 जोड़ देंगे। और अगर हमारा ऑक्सीजन 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? पर जोड़ देंगे प्रीफिक्स में पर जोड़ देंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ अभी। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं
NaClO। तो इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए पहले, सोडियम लिख दिए। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर एक दिख रहा होगा, तो एक मैंने आपको बोला अगर 2 से कम ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स में हाइपो जोड़ना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाइपो क्लोराइड। तो बन क्या गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। बात को समझिएगा, NaClO है तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब दूसरा देखिए, हम ले लेते हैं NaClO2। हाँ, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, तो ऑक्सीजन 2 है तो मैंने आपको बोला अगर ऑक्सीजन 2 के बराबर है तो सफिक्स में आइट जोड़ देंगे। तो आप इसका नाम कैसे रखेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम बन गया सोडियम क्लोराइड। क्लियर है ना। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कह दें NaClO3 ऑक्सीजन 3 के बराबर है, तो मैंने आपको अभी बताया था कैसे नाम रखते हैं। तो मैं तो पहले लिखूंगा सोडियम और मैंने बोला 8 जोड़ना है हमको सफिक्स में, तो सोडियम क्लोरेट इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इस कंपाउंड का नाम सोडियम क्लोरेट। और एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे NaClO4 हो जाए, तब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे सोडियम पर, मैंने आपको बोला था प्रीफिक्स में पर जोड़ेंगे, सोडियम पर क्लोरेट। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड का नेमिंग करेंगे जब 2 एलिमेंट होगा और उसके साथ ऑक्सीजन भी होगा तब। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आइए जरा आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके आगे आप लोगों को हम लोग को देखना है। ठीक है, आगे हम लोग को थोड़ा समझते हैं ट्रिवियल नेम के बारे में, क्या होता है ट्रिवियल नेम। ठीक है ना, ट्रिवियल नेम देखते हैं। अब देखिए ट्रिवियल नेम बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है पहले पता हो, जैसे मैं आपको कहता हूँ NH3, तो आप तुरंत आपके मन में आ गया होगा अमोनिया, आना भी चाहिए, क्या कहेंगे, अमोनिया कहेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए कि इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड। नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, या इसी को हम एक और नाम रखते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, सोडियम ट्राईहाइड्राइड इसका नाम है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग सब इसको अमोनिया के नाम से जानते हैं, तो ये इसका कहलाएगा ट्रिवियल नेम। ये क्या है, ट्रिवियल नेम। ठीक है ना, ट्रिवियल नेम इसको बोलते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ वाटर, H2O, हम लोग सब जानते हैं वाटर के नाम से, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम क्या है, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, या इसका एक और नाम हो सकता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों इसका नाम है, प्रचलित नहीं है, ठीक है ना, ये नाम हम लोग सब जानते हैं वाटर, तो ये इसका ट्रिवियल नेम होता है। ट्रिवियल नेम मतलब नाम कुछ और है, हम लोग कुछ और नेम से ही उसको जानते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड का नाम होता है बहुत सारे ट्रिवियल नेम बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। अब आइए आगे जरा समझते हैं इसके बाद। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए जो चेंजेस होता है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन, दो तरह का होता है चेंजेस। आपने पढ़ रखा होगा कि एक होता है हमारा फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक नया प्रोडक्ट हमारा बनता नहीं है, और केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यही ना होता जी। फिजिकल में क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन केमिकल में एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि दूध का फटना, दूध का फटना क्या है जी, एक केमिकल चेंजेस है, क्योंकि दूध का प्रॉपर्टी अलग और जो दूध फट गया उसका प्रॉपर्टी अलग, एक नया प्रोडक्ट बन गया। जैसे चावल,
चावल का भात बनना, चावल से भात का बनना भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। उसी तरह से दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पानी है, हमने उसको जमा दिया, बर्फ़ बना दिया, तो जब बर्फ़ बना है तो वो भी तो पानी है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, तो वो फिजिकल चेंज है, समझ पा रहे होंगे। तो फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में यही डिफरेंस है। लेकिन एक एग्जांपल और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार, इसको ध्यान में रखिएगा। बोल देगा ना, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंजेस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, दोनों तरह का इसमें चेंजेस होता है बर्निंग ऑफ कैंडल में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो जैसे मोमबत्ती जल रहा है मान लीजिए, तो यहाँ से जो वैक्स है वो बहेगा, मोम का पिघलना, जो वैक्स है मोम पिघल के नीचे आ रहा है, और यहाँ से कुछ भाग जो है वाष्पित होकर ये जो है जल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये तो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो दोनों तरह का हमको चेंजेस शो करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक अलग प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। नॉर्मली यही ना बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन आप लोग सब अभिक्रिया हिंदी में बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग जरा टाइप्स जान लेते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखिए टाइप्स बहुत सारा होता है, टाइप्स बहुत सारा होता है। जैसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए नाम ही इसका क्या बोलता है, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन मतलब यही होता है जब आपके पास दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाए, रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होगा, प्रोडक्ट एक बनेगा, तब वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी मिलके एक प्रोडक्ट C बनाया, तो ये कैसा है, रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आया समझ में। जैसे हम आपसे कहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बनाया, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कंडीशन ये है कि देखिए इस पार्ट में यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये और ये, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक, रिएक्टेंट। जो मतलब कि केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो अभिकारक है, रिएक्टेंट है। और बनने के बाद जो उत्पाद बना है रिएक्शन होने के बाद, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा वाला हमारा जो है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, नाम ही इसका है डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मीन्स टूटना, हिंदी में लिखिए वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का ये बड़ा भाई है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, मेरा जो रिएक्टेंट है वो एक होगा और वो टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जैसे हम आपसे कह दें A टूटा, रिएक्शन हुआ, और हमको B और C और D
कुछ मिला हमको, ठीक है ना, प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक मिल सकता है। जैसे हम आपसे कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे, गर्म करेंगे फर्नेस में, भट्टी में, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। ये तीर दिखाता है, एरो दिखाता है कि हमारा रिएक्शन हुआ और यहाँ पे प्रोडक्ट बना। ये एरो ऊपर की ओर दिखा रहा है कि हमारा यहाँ से गैस ऊपर लिबरेट निकल गया। ऐसे उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमारा रिएक्शन के फलस्वरूप पर्सिपिटेट बना है। याद रखिएगा, इस एरो का भी आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट एक गो है और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक हो जाता है कई बार। समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब हमारा तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे इसको, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए रात का जो है ना, अभी 1:30 बज रहा है, इसमें थोड़ा आवाज़ मेरा हो सकता है ख़राब आ रहा हो लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? देखिए बता रहा हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या ना कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों को पता होगा मेटल का, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाला एलिमेंट अपने से नीचे वाला एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यह बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो उसी तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं लोहा Fe प्लस CuSO4। NCERT यही एग्जाम्पल देता है किताब में। कॉपर सल्फेट का विलयन में लोहा का कील डाल दिया तो बन गया फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। ऐसा देखे होंगे NCERT किताब में 10th में होता है। कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन था, इसमें हमने कांटी एक डाल दिया ऐसा करके ऊपर से, तो कॉपर इस पर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये होता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाता है ग्रेनिश कलर में। ये भी एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। और अगर देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो मान लीजिए हम जिंक ले लेते हैं और ये H2SO4 में इसको मिला दिया गया ठीक है। जिंक का कुछ ग्रेनुअल्स H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड पे हम डाल दिए, तो यहाँ से क्या बनेगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो गया। बात समझ में आया? तो ये डिस्प्लेस कर रहे हैं ना जी, मतलब A BC के साथ रिएक्ट कर रहा है और AC और प्लस B को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये 3 टाइप देखें। अब आगे देखिए, इतना हो गया ना, तो जरा हम आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 नंबर पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिख देते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, AB प्लस CD AD प्लस BC, ये मतलब कहने का है 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। जैसे हम आपसे कहते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड और ये रिएक्ट कर रहा है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा तो 2 चीज़ बनेगा। एक वो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, देखिए NaNO3, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है ना, वो पर्सिपिटेट के फॉर्म में जैसे अवक्षेप बन जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा। ये सॉल्यूशन है आपका, सिल्वर क्लोराइड पर्सिपिटेट बन गया, अवक्षेप बन गया। अवक्षेप समझते हैं ना जी, मतलब कि आपका सॉल्ट का जैसा यहाँ पे बैठ जाएगा वाइट कलर का। और ये सॉल्यूशन क्या है? NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट है, ये
सोडियम नाइट्रेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, आगे पढ़ाएंगे क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इतना हो गया, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी आप देख सकते हैं, इसमें बेरियम क्लोराइड वाला भी एग्जांपल चलेगा। चलिए अब पांचवा देखते हैं। इसके बाद एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हिंदी में बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए AgBr, तो यहाँ पे क्या बन गया Ag + Br, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये हो गया इतना, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है, अंधेरे कमरे में इसको रख दिए तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे धूप में ले गए, जैसे ही इसको हम सनलाइट में ले गए तो मेरा यहाँ पे HCl गैस बन गया, है कि नहीं, सॉरी HCl एसिड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का उदाहरण एक है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो पेड़ पौधा अपना जो खाना बनाती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ से पेड़ पौधा क्या बनाएगा, ग्लूकोज C6H12O6, यही होता है ना, प्लस ऑक्सीजन गैस, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ये 1, ये 2, ये 3। सिल्वर ब्रोमाइड वाला बताया। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड के उदाहरण क्या है, जो कैमरा होता है ना, फोटोग्राफी में जो फिल्म होता है, फोटोग्राफी का जो फिल्म होता है उस पर इसका लेप चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो एक यहाँ में ध्यान रखिएगा फोटोकेमिकल वाला। अब 5वां नंबर पे हमारा होता है, 6ठा नंबर पे देखेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 6 नंबर पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया हिंदी में बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें होगा क्या, देखिए जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। मतलब मान लीजिए एसिड, मान लीजिए HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों रिएक्ट किया, एक सॉल्ट बना NaCl प्लस वाटर बना, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन HCl एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड a salt forms and water forms, ठीक है, formation of water and salt by reacting both acid and base is known as neutralization reaction। दूसरा भी देख सकते हैं, मान लीजिए H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस यहाँ से H2O, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब इसके बाद एक और देख लेंगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप वही लिख दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी लिख देंगे तो चलेगा, उतना हो गया ना। अब एक देखिए, इतना हो गया। अब एक होता है रेडॉक्स रिएक्शन, इसका ये देखिए शॉर्टकट नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों को जोड़ के बना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण बोलते हैं हिंदी में, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। मतलब देखिए कभी भी जब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का
ऐड होना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे C+O2, CO2, तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। S+O2, SO2, ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होगा एक साथ भी होता है, आगे हम लोग एग्जांपल में देख लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए फिलहाल हम लोग समझते हैं एक और टाइप होता है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे श्वसन, ऐसे ही लिखते हैं ना जी, श्वसन ऐसे ही लिखते हैं क्या, चलिए जो भी है, श्वसन जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर मिला देते हैं तो क्या बनेगा, तो ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। या फिर सोडियम को पानी में मिला दीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहाँ से हीट निकलेगा रिएक्शन के बाद, और इसी का एक दूसरा एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि रिएक्शन बहुत बार क्या होता है ना, हमको स्टार्ट करने के लिए हीट देना पड़ता है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हीट देना पड़ता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे ना भट्टी में, फर्नेस में, तब वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूटेगा। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट देना पड़ रहा है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से दो सवाल पूछेगा, जो श्वसन हमारा है, जो हम सांस ले रहे हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या जो हमारा भोजन पच रहा है, भोजन का पचना, वो किस टाइप का अभिक्रिया है। तो वहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों है, ऑक्सीकरण भी हो सकता है वो। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं, कि केमिकल रिएक्शन होने से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। व्हाट चेंजेस कैन बी सीन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। देखिए 5 बातें मैं बताऊंगा, याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। 5 बातें। चेंजेस इन कलर, ठीक है, चेंजेस इन कलर। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कई बार रंग में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, फार्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो कलर इसका होता है वो होता है पर्पल, बैंगनी कलर का। ठीक है, जब आप इसमें नींबू का 2-3 बूंद रस डालते हैं, ठीक है, एसिड डालते हैं, मतलब जब आप इसमें एसिड मिलाते हैं तो इसका पर्पल कलर चेंज हो जाता है। किस कलर, ये हो जाता है कलरलेस। पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम परमैंगनेट में जब आप नींबू का 2-3 बूंद रस डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है एसिड डालने पर। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका जो रंग होता है ऑरेंज होता है, नारंगी, और जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो ये हो जाता है ग्रीन कलर का, ग्रीनिश इन कलर। तो आप देखिए केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कई बार चेंजेस इन कलर हमको देखने को मिलता है।
पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट है चेंजेस इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, चेंजेस देखने को मिलता है। अब ये तो इसका एग्जांपल देने का वैसे नीड नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। मान लीजिए सोडियम में हम वाटर में सोडियम को मिला दिए, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो चेंजेस इन, या कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो ये तो क्लियर है। तीसरा पॉइंट पे आते हैं सीधा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ परसिपिटेट, पीपीटी लिख रहे हैं शॉर्ट में, परसिपिटेट माने अवक्षेप, जो बताया था ना नीचे ऐसे जम जाता है बॉटम में,